5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली चुनावी जीत के बाद बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष इस समय हिमाचल के दौरे पर हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच खबर चल रही थी कि हिमाचल प्रदेश पे अगर बीजेपी जीत जाती है तो पार्टी अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बना सकती है। इन सब प्रयासों के बीच रविवार को जेपी नड्डा ने सस्पेंस खत्म करते हुए कहा कि पार्टी जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। मीडिया को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए हिमाचल में डबल इंजन सरकार द्वारा कई विकास कार्य करने की बात कही और यहाँ आम आदमी पार्टी के देश में बढ़ते कद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आप पार्टी की रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखी। देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि कल मैंने इसीलिए आपको बताया था कि 38 सीटें लड़ी थी, 2 पर जमानत बची गोवा में और 36 पर गई। 377 की सीट्स पर लड़े थे, 377 सीटों पर जमानत जब्त हुई। 70 में से 68 सीटों पर लड़े थे, 2 पर जमानत बची और 66 में जमानत गई। आप कोई किसी को गोवा जाने का मौका मिला हो, उत्तराखंड जाने का मौका मिला हो या यूपी जाने का मौका मिला हो तो पोस्टर्स और बोर्डिंग से तो ऐसा लगता था कि पार्टी यहां यही है और कोई है ही नहीं। और ये आपको हिमाचल में भी आगे देखने को मिल सकता है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल में 68 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 20 रिजर्व हैं, जबकि बाकी की 48 सामान्य सीटें हैं। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में बने ट्विन टावर को पूरी तरह ढहाने से पहले रविवार को एक टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। ट्विन टावर को जमींदोज करने की तैयारी जोरों से चल रही है। इसमें जुटे अधिकारियों ने बताया कि टेस्ट ब्लास्ट रविवार को दोपहर करीब 2:30 बजे होगा और इसके चलते टावर के सामने की 2 सड़कें बंद रहेंगी। नोएडा 93 स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया का पहला चरण आज है, यानी आज 5 किलो विस्फोटक लगाकर इस इमारत की 14वीं मंजिल और बेसमेंट को ध्वस्त करके ये देखा जाएगा कि 22 मई को जब ये पूरी इमारत ध्वस्त की जाएगी उस वक्त कितना विस्फोटक की ज़रूरत पड़ेगी। यदि कम होगा तो उसकी मात्रा को बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस इमारत को ध्वस्त करने के जो है आदेश दिए गए, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी, एडिफिस कंपनी और जेट डिमोलेशन के सहयोग से अब इस इमारत को गिराया जा रहा है। करीब 2 बजे इस इमारत पर विस्फोटक ट्रायल होगा और इसके तहत जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। जिस वक्त ये यहाँ पर ट्रायल होगा उससे 15 मिनट पहले सायरन बजेगा। इस सायरन के तहत जो आसपास, यानी आप देखिए इसके ठीक बगल में एक जो है सोसाइटी है, प्रॉपर अपार्टमेंट बने हुए हैं। इनके जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं इनको अपने घरों के अंदर रहना होगा। ये जो पूरा जो सड़क मार्ग आप देख रहे हैं ये उस दौरान बंद कर दिया जाएगा। टावर को ढहाने का जिम्मा संभाल रही 85 एजेंसी के परियोजना प्रमुख मयूर मेहता ने बताया कि ब्लास्ट की प्रक्रिया 2:15 से 2:45 के बीच होगी और इस दौरान पटाखे जैसी आवाज आएगी। साथ ही लोगों को 1 घंटे तक अपने फ्लैट में ही रहना पड़ेगा। में 13वें मंजिले पे 1 कॉलम है, बेसमेंट 1 में 5 कॉलम है। टेस्ट ब्लास्ट करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि कितनी मात्रा में जब मेन ब्लास्ट होगा तो एक्सप्लोजिव उसमें डाला जाएगा। टेस्ट ब्लास्ट के करने के बाद हमको जानकारी मिलेगी कि कहीं हम मात्रा ज़्यादा या कम तो नहीं डाल रहे हैं। कम डालते हैं तो बिल्डिंग गिरेगी नहीं, ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है अगल बगल की बिल्डिंगों को नुकसान पहुँचे। ये जो आज ट्रायल होगा, अंदर कौन कौन लोग यहाँ इसमें शामिल रहेंगे इस दौरान, और आस पड़ोस के लोगों के लिए क्या आप लोगों ने एडवाइजरी जारी की है? अगल बगल की सोसाइटियों को पब्लिक अवेयरनेस और पैम्पलेट्स बांट दिए गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ व्हीकल, कोई जगह है जहाँ व्हीकल पार्क नहीं करना है, कोई जगह पे आदमी लोग पैदल नहीं घूमना है, बच्चों को बाहर नहीं निकालना है। खिड़की जंगले में आके आधे घंटे का केवल समय है, वो समय में खिड़की जंगले में बाहर नहीं आना है। ये सब जानकारी 5 दिन पहले ही विस्तृत में उनको दे दी गई है।
नोएडा पुलिस ने ब्लास्ट को देखते हुए कुछ रूट्स पर पाबंदी लगा रखी है। इसके तहत ATS तिराहा से सब्जी मंडी तिराहा तक मार्ग, एल्डेको चौक से सेक्टर 108 की ओर जाने वाला रास्ता, श्रमिक कुंज चौक सेक्टर 93 से सेक्टर 92 चौक तक का रास्ता और फरीदाबाद फ्लाईओवर पर दोनों ओर के रास्ते बंद रहेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कि इस बिल्डिंग इमारत को 22 मई को ध्वस्त किया जाएगा। जो इसका मलबा होगा उसको 22 अगस्त तक पूरा करके यानी उठा के और इस पूरी इमारत को जो है बराबर कर दिया जाएगा, जिसके लिए अब जो 5 किलो विस्फोट भी आया उसको पलवल से जो है मंगाया गया है। तो फिलहाल जिसकी पूरी तैयारी चल रही है, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये ट्रायल होगा उस दौरान ये जो एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, इसको भी थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा और स्थानीय जो सड़क है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। एक और भारत में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही कमी से लगाए गए सभी प्रतिबंध लगभग हटाए जा चुके हैं, जिससे लोगों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी अब राहत की सांस लेने लगी ही थी। दूसरी ओर देश के कुछ राज्यों से कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में पिछले एक हफ्ते के दौरान हर रोज औसत केस में बढ़त दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 1054 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 29 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 160 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण की दर बढ़कर 1.55% हो गई। पिछले 3 दिन से दिल्ली में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ शुक्रवार को 146 नए मामले सामने आए थे, जबकि पॉजिटिविटी रेट 1.39% पर थी। इसी खतरे को देखते हुए आज 10 अप्रैल से प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना की प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो चुकी है, जिसका ऐलान शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था। मंत्रालय ने कहा था कि 18 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे सभी लोग जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगवाए 9 महीने हो गए हैं, वो प्रिकॉशन डोज के योग्य हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा था कि 2.4 करोड़ प्रिकॉशन डोज हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लग चुकी है, जबकि 12 से 14 साल की उम्र के 45% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। आपको बता दें कि सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज कीमतों में कमी की है। सरकार से बातचीत के बाद प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन 225 रुपये में मिलेगी। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 45वां दिन है। रूस ने अब पूर्वी यूक्रेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ के शहरों पर रूसी मिसाइलों से जोरदार हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन में रूसी सेना की तरफ से जबरदस्त तबाही मचाने का दौर जारी है। एक दिन पहले यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर मिसाइल गिरने से कम 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि दर्जनों अन्य लोग घायल हैं। मृतकों में ज़्यादातर देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस समय यह हमला हुआ उस समय स्टेशन और उसके आसपास करीब 4000 लोग मौजूद थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब 1.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इसके बावजूद अब तक नाटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस से भिड़ने का साहस नहीं दिखा सका है। इस बीच यूक्रेनी जनता के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शनिवार को यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान बोरिस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि रूस के लगातार हमलों के बीच ब्रिटेन अपने सहयोगी यूक्रेन की मदद करना चाहता है, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। इस यात्रा पर रवाना होने से पहले बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को हाईटेक सैन्य उपकरण खरीदने के लिए और 10 करोड़ पाउंड देने का भी ऐलान किया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक और वीडियो संदेश जारी कर कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या लोग ऐसे लोगों से समझौता नहीं करना चाहता है जिन्होंने उसके देश के साथ अत्याचार किया हो, लेकिन मैं कूटनीतिक समाधान के अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। उन्होंने आगे कहा कि हमें विश्वास है कि 6 हफ्ते तक युद्ध के हालातों को झेलने के बाद भी यूक्रेन के लोग शांति को स्वीकार करेंगे। आपको बता दें कि इस रूस के आक्रमण से लाखों यूक्रेन के नागरिक विस्थापित होने को मजबूर हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 44 लाख से अधिक यूक्रेन के लोगों ने देश को छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन छोड़कर जाने वाले लोगों में लगभग 90% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 93 में एक सुपरटेक ट्विन टावर का ट्रायल ब्लास्ट रविवार को किया गया। टेस्ट ब्लास्ट में किसी को भी नुकसान न हो, इसके लिए आसपास की इमारतों को खाली कराने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे। जो लोग अपने घरों में थे उन्हें दरवाजे खिड़की बंद रखने को कहा गया था। इसके अलावा लोगों को बालकनी में खड़े होने की भी मनाही थी। ये ट्रायल सिर्फ 3 सेकंड में ही हो गया। इस ट्रायल में 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। गौरतलब है कि जो कंपनी सुपरटेक के ट्विन टावर को 22 मई को गिराएगी और जिसने यह ट्रायल किया है उसने कोची में भी बिल्डिंग को गिराया था। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे जिस बिल्डिंग को गिराना है उसके आसपास रिहायशी इलाके होने के साथ साथ सड़क मार्ग भी है जिस पर गाड़ियां रफ्तार भर रही हैं। हैरत की बात यह है कि जिस बिल्डिंग को यहां गिराया गया उसके ठीक पीछे जरा सी दूरी पर एक और बिल्डिंग खड़ी थी। फिर क्या था, चंद सेकंड में ब्लास्ट हुआ और पूरी बिल्डिंग प्लानिंग के हिसाब से ढहा दी गई। इस ब्लास्ट के आसपास किसी भी इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा ही कुछ दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 108 मीटर की बैंक की बिल्डिंग को गिराने के दौरान भी देखा गया, जबकि नोएडा की सुपरटेक के ट्विन टावर की हाइट 103 मीटर है। दोनों में समानता ये है कि दोनों के आसपास काफी बिल्डिंग्स मौजूद है। बैंक को कैसे गिराया गया था इस वीडियो में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 31 अगस्त को सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को 3 महीने में गिराने के निर्देश दिए थे। यह समय सीमा बढ़ाई गई और फैसला सुनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि ये मामला नोएडा अथॉरिटी और डेवलपर के बीच मिलीभगत का एक उदाहरण है, जिसके बाद आने वाली 22 मई को दोनों टावरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.